अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री सेक्शन में खुश आमदीद। हम केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स के मुतालिक बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 टाइट्रेशन से मुतालिक होता है और ये तीन में से किसी एक टाइप से ताल्लुक रख सकता है। एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन या आयोडीन टाइट्रेशन। आज की वीडियो में हम आयोडीन टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। यहां दो चीजें पहले याद रखना बहुत जरूरी है। आयोडीन टाइट्रेशन बुनियादी तौर पर रिडॉक्स टाइट्रेशन है, लेकिन पर्टिकुलरली आयोडीन के इस्तेमाल की वजह से इसको अलग कैटेगरी के तौर पर स्टडी करते हैं। दूसरी बात ये कि आयोडीन टाइट्रेशन की दो बड़ी टाइप्स होती हैं। इसके प्रोसीजर की बुनियाद पर पहली जो टाइप है उसे कहा जाता है आयोडोमेट्री और दूसरी टाइप को कहा जाता है आयोडीमेट्री। तो आई और ओ का फर्क, आयोडो और आयोडी, इसको याद रखना जरूरी है। आयोडोमेट्री ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आयोडीन की इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होती है। इनडायरेक्ट से मुराद ये है कि आयोडीन का सॉल्यूशन इसमें यूज नहीं किया जाता, बल्कि आयोडीन का कोई कंपाउंड होता है, आयोडाइड होता है, उसको यूटिलाइज करते हैं। पहले एक रिडॉक्स रिएक्शन करके आयोडाइड में से आयोडीन को लिबरेट करवाते हैं, उसको आजाद करवाते हैं, बाहर निकालते हैं और फिर उस आयोडीन की टाइट्रेशन की जाती है। इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है इनडायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन या आयोडोमेट्री। और दूसरी है आयोडीमेट्री, ये डायरेक्ट प्रोसेस है। इसमें डायरेक्टली आयोडीन सॉल्यूशन इस्तेमाल करके उसकी टाइट्रेशन की जाती है। हमारे सिलेबस में आयोडीमेट्री के मुताबिक हमें सवाल किया जाएगा और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। इसमें आपको जो दो सॉल्यूशन दिए जाएंगे उनमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो कि लाजमी तौर पर आयोडीन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये लाजमी तौर पर आयोडीन सॉल्यूशन होगा और दूसरा जो सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड किया जाएगा वो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। और आम तौर पर जिस रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमें क्वेश्चन किया जाता है ये होता है सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट Na2S2O3.5H2O। तो ये दो ही सॉल्यूशंस हैं जो आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन या सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, जिसका कॉमन नेम है हाइपो। नाम याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइपो का नाम देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सा सवाल आ गया है पेपर में। तो आप इन तीन में से कोई एक नाम देख लें तो फौरी तौर पर पहला काम जो आपने करना है, क्वेश्चन शुरू करना है, प्रिंसिपल लिखना है। और प्रिंसिपल लिखने में आपने लिखना है कि इट इज आयोडीन टाइट्रेशन। इट इज आयोडीन टाइट्रेशन या आयोडोमेट्री, सॉरी आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री ये आयोडीन टाइट्रेशन है या आयोडीमेट्री है। इन तीनों में से कोई एक नाम अगर आपको क्वेश्चन में नजर आ गया तो आप प्रिंसिपल में ये चीज लिखेंगे। दूसरी चीज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या तो आपको पेपर में क्वेश्चन में वो खुद बता देगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए दो ही सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन और सोडियम थायोसल्फेट। अगर आपने आयोडीन को स्टैंडर्ड यूज करना है तो 0.05 मोलर आयोडीन सॉल्यूशन यूज करेंगे और अगर सोडियम थायोसल्फेट को स्टैंडर्ड यूज करना है तो फिर 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट सॉल्यूशन को आप यूज करेंगे। ये दो में से कोई एक सॉल्यूशन आप यूटिलाइज करेंगे एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसका इंडिकेटर कौन है? इस रिएक्शन में
इंडिकेटर के तौर पर कौन काम करेगा? तो इस रिएक्शन का जो इंडिकेटर होता है वो होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि आयोडीन और स्टार्च के दरमियान रिएक्शन होने से डार्क ब्लू कलर बनता है और इसी से इसका एंड पॉइंट आपने निकालना है। एंड पॉइंट ये है कि वो जो डार्क ब्लू कलर बनेगा, डार्क ब्लू, वो खत्म हो जाएगा टू कलरलेस। तो ये इस रिएक्शन का एंड पॉइंट है। केमिकल इक्वेशन बहुत आसान है क्योंकि दो ही सॉल्यूशन है, तो एक ही केमिकल इक्वेशन यहां पॉसिबल हो सकती है और वो मैं यहां लिख देता हूं। केमिकल इक्वेशन है, इसमें I2 प्लस 2Na2S2O3 डॉट 5H2O ये आपस में रिएक्शन करते हैं जिसके नतीजे में सोडियम आयोडाइड बनता है प्लस सोडियम टेट्राथायोसल्फेट बनता है। S2O3 थायोसल्फेट को कहते हैं, S2O6 टेट्राथायोसल्फेट प्लस 10H2O। अब वही दो बातें आपको पेपर में जो क्वेश्चन हो सकता है, एक हो सकता है कि यहां पे उसने आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछे हो। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछता है तो इस जगह पे आप 10H2O नहीं लिखेंगे बल्कि आप 2XH2O लिखेंगे। या फिर वो कह सकता है कि हमें मेटल अननोन है, अननोन मेटल के बारे में हमें कह सकता है। तो अगर अननोन मेटल है तो यहां पे आपने M लिखना है और उसके अकॉर्डिंगली यहां पे भी आप M लिखेंगे और यहां पे भी M लिखेंगे। अच्छा, जब अननोन एलिमेंट की बात करेगा, मेटल की बात करेगा, तो सम टाइम वो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से खत्म कर देता है, इनको यहां मेंशन नहीं करता। तो ऐसी सूरत में आपने इक्वेशन के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल को मेंशन नहीं करना। तो ये इसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इनको आपने ध्यान से देख लेना है। ये एक इक्वेशन है जिसको आपने याद करना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में, और प्रोसीजर जो है वो इसका सबसे ज्यादा टेक्निकल है। ध्यान करें, समझने की कोशिश करें कि इसका प्रोसीजर जो है वो किस तरह से होगा। कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने आयोडीन सॉल्यूशन लेना होता है। कोनिकल फ्लास्क, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन है, I2 सॉल्यूशन, और ऊपर ब्यूरेट के अंदर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन लिया जाता है। यहां सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इस्तेमाल करना है। लेकिन जरा ख्याल करिएगा, नोट करें, आयोडीन सॉल्यूशन इसको बिफोर यूज डाइल्यूट किया जाता है बाय एडिंग 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर की एक टेस्ट ट्यूब भर के आप इसमें डाल के इसको पहले डाइल्यूट करते हैं और फिर इसको टाइट्रेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन आपने कितना लेना है? 10 ml। अब प्रोसीजर नोट कर ले ध्यान से। स्टेप नंबर 1, 10 ml आयोडीन सॉल्यूशन, इसको कोनिकल फ्लास्क में लेना है, प्लस इसमें डालनी है 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। नंबर 2, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन को हमने ब्यूरेट में लेना है और उसकी इनिशियल रीडिंग नोट कर लेनी है। इनिशियल रीडिंग नोट कर लेनी है।
नंबर 3, सोडियम थायोसल्फेट को ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क के सॉल्यूशन में ऐड करना है विद कांस्टेंट स्टिरिंग। और ये बात ध्यान में रखें कि आयोडीन सॉल्यूशन ये ब्राउन इन कलर होता है, ब्राउन सॉल्यूशन होता है। और जब सोडियम थायोसल्फेट को ड्रॉप वाइज ऐड किया जाएगा तो आपने उसको कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहना है, कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहना है, यहां तक कि ये ब्राउन सॉल्यूशन जो है ये कन्वर्ट हो जाए इनटू पेल येलो सॉल्यूशन, पेल येलो सॉल्यूशन। जब ये पेल येलो सॉल्यूशन हो जाएगा देन ऑन आपने इसके अंदर 2 to 3 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करना है। और ये प्रोसीजर ठीक है, इसका पता आपको तब लगेगा जब आप स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करेंगे। और स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करने पर ये जो पेल येलो सॉल्यूशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लू सॉल्यूशन, डार्क ब्लू सॉल्यूशन, डार्क ब्लू सॉल्यूशन। तो ये कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन सॉल्यूशन पहले कन्वर्ट होगा इनटू पेल येलो सॉल्यूशन और वो पेल येलो सॉल्यूशन फिर कन्वर्ट होगा इनटू डार्क ब्लू सॉल्यूशन। तो ये जो कन्वर्जन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि ब्राउन सॉल्यूशन कन्वर्ट करना है पहले पेल येलो सॉल्यूशन में, फिर स्टार्च ऐड करने पर वो पेल येलो सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डार्क ब्लू सॉल्यूशन। और डार्क ब्लू सॉल्यूशन जब ये हो जाएगा देन ऑन फिर आपने फर्दर इसमें सोडियम थायोसल्फेट ऐड करना है नंबर 5, कि ये जो डार्क ब्लू सॉल्यूशन है, डार्क ब्लू सॉल्यूशन ये कन्वर्ट हो जाए इनटू कलरलेस, ये कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। देन फाइनल रीडिंग नोट करनी है और 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स लेनी है। फाइनल रीडिंग नोट करेंगे और फाइनल रीडिंग नोट करके 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स लेंगे, कंकॉर्डेंट रीडिंग्स। ये प्रोसीजर है, इसको अच्छी तरह समझ लें, याद कर लें कि 10 ml आयोडीन सॉल्यूशन में एक टेस्ट ट्यूब डिस्टिल वाटर की भर के हमने डालनी है और ये लेना है हमने कोनिकल फ्लास्क में। सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन लेना है ब्यूरेट में, उसकी इनिशियल रीडिंग नोट करनी है। जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर, तो इनिशियली कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि ब्राउन सॉल्यूशन कन्वर्ट होगा इनटू पेल येलो सॉल्यूशन। जैसे वो पेल येलो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा हम सोडियम थायोसल्फेट की एडिशन को रोक देंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन, जिसको डालते ही वो पेल येलो सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डार्क ब्लू सॉल्यूशन। इस डार्क ब्लू सॉल्यूशन को फर्दर जब हम टाइट्रेट करेंगे विद सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन तो वो डार्क ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। इस पॉइंट पे आके हमने फाइनल रीडिंग नोट करनी है, यहां कोई रीडिंग नोट नहीं करनी। जब ये पेल येलो होगा तब रीडिंग नोट करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट पे रीडिंग नोट करनी है और यहां पे रीडिंग नोट करनी है और 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग लेनी है। तो ये इसका प्रोसीजर है इस टाइट्रेशन का, इसको अच्छी तरह याद रखें। और आए हम आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो पिछली 2 टाइट्रेशन में भी हमने देखा वो उसी तरह से है, उसमें कोई चेंज नहीं यहां पे भी हमें नजर नहीं आएगा। स्पोज कैलकुलेशन लिखनी है, स्पोज ऑब्जर्वेशन लिखने हैं, उसका वही तरीका है। ऑब्जर्वेशंस में हम टेबल ड्रॉ करेंगे, उस टेबल में हम 4 खाने बनाएंगे ऊपर नीचे, दोनों तरफ 4 खाने बना लें। यहां आ जाएगा सीरियल नंबर, इधर आ जाएगी इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग और ये आ जाएगा वॉल्यूम यूज्ड। अब
सीरियल नंबर्स आप देख लें 1 2 3 0.0 से 10.0, 10.0 से 20.0 और 20.0 से 30.0। नोट करें ये स्पोज कैलकुलेशन है, ये स्पोज ऑब्जर्वेशन है। ये आ जाएगा 10 ml, 10 ml और 10 ml। तो मीन वॉल्यूम यूज्ड जो हम सपोज कर रहे हैं वो कितना आ जाएगा हमारे पास? मीन वॉल्यूम यूज्ड वो आ जाएगा 10 + 10 + 10 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 30/3 इज इक्वल टू 10 ml। तो ये हमारे पास मीन वॉल्यूम यूज आ जाएगा। इसके बाद हमने मोलैरिटी निकालनी है, उसके लिए हम मोलैरिटी इक्वेशन यूज करेंगे। कैलकुलेशन पे जाएंगे, मोलैरिटी इक्वेशन हम यूज करेंगे m1 v1 ओवर n1 इज इक्वल टू m2 v2 ओवर n2। ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा और ये दूसरा जो है ये हमारा होगा सॉल्यूशन इन क्वेश्चन में जिस सॉल्यूशन के बारे में हमें सवाल पूछा जा रहा है हम उसके बारे में यहां पे लिखेंगे। m1 हम निकालेंगे तो m1 बराबर आ जाएगा हमारे पास m2 v2 ओवर n2 मल्टीप्लाई बाय n1 ओवर v1। सारी वैल्यूज को ध्यान से पुट करें और सपोज कैलकुलेशन के अंदर यहां पे जब आंसर लिखना है तो आपने लिखना है इस अंदाज में a मोलर। अगर एक्चुअल वैल्यूज हैं तो फिर एक्चुअल आंसर लिखना है। स्पोज वैल्यूज लिखी हैं, ये स्पोज वैल्यूज हैं, तो फिर आपने यहां पे इसको a मोलर की फॉर्म में लिखना है। और इससे आगे जो है अगर आपने डाइल्यूशन बनानी है तो उसमें आप वही डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करेंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इससे आगे जब आप चलेंगे नंबर 1 देखें, आपने डाइल्यूशन तैयार करनी है तो डाइल्यूशन बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। या फिर दूसरी चीज हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछी जा सकती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डेसीमीटर क्यूब या नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सब्सटेंस पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपको पूछा जा सकता है, आप इसको इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद एक सवाल आता है प्योरिटी या कंपोजिशन के बारे में। प्योरिटी और कंपोजिशन, तो यहां पे याद रखिएगा एक वैल्यू उसने आपको क्वेश्चन में बताई होगी और एक आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। दोनों वैल्यूज जो हैं, पहली बात यह है कि वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। लाइक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आर डिसॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। 250 में अगर 4 है तो 1000 में 16 हो जाएंगे। तो यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमने जो यूनिट इस्तेमाल करना होता है वो हमने इस्तेमाल करना होता है ग्राम पर डीएम क्यूब। क्वेश्चन में अगर कोई और वैल्यू लिखी हुई है तो उसको भी आपने इस अंदाज में कन्वर्ट करना है और तब आपने यहां फॉर्मूले में यूज करना है। तो प्योरिटी या कंपोजिशन निकालने के लिए एक वैल्यू वो आपको बताएगा, एक आपके पास मौजूद है। तो एक्चुअल डिवाइड बाय डिवॉल्व्ड ये आप निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो प्योरिटी आ जाएगी। बात वो इम्प्योरिटी पूछता है, तो अगर आपने प्योरिटी निकाल ली है तो इम्प्योरिटी जो है वो 100 माइनस प्योरिटी को हम इम्प्योरिटी कहते हैं। और आखिरी जो चीज जो चौथे नंबर पे हमें पूछी जा सकती है वो वही है कि अननोन वो आपसे चीज रिक्वायर कर रहा है, मोलर मास रिक्वायर कर रहा है, या आपसे रिक्वायर कर रहा है कि अननोन एलिमेंट कौन सा है उसमें, या आपसे रिक्वायर कर रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं। अगर आपसे मोलर मास पूछ लेता है, अननोन एलिमेंट के बारे में पूछ लेता है, या वो पूछ लेता है आपसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, तो इन तमाम सूरतों में आपने उसकी जो वैल्यू है, गिवन वैल्यू जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है,
उसको ग्राम पर डेसिमल क्यूब में कन्वर्ट करना है। अगर नहीं है तो वही वैल्यू आपने यूज करनी है, आप अपने से यहां से कोई वैल्यू निकाल नहीं सकेंगे। इस फॉर्मूले को ही यूज करना है यहां पे भी और यहां पे भी, लेकिन प्योरिटी के अंदर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे एक्चुअल वैल्यू मालूम करने के लिए। डिसॉल्व वैल्यू उसने क्वेश्चन में लिखी हुई है, जबकि यहां पे आप इस फॉर्मूले में जो उसने वैल्यू लिखी है वही आप यूज करेंगे और उसको यूज करते हुए आप मोलर मास बेसिकली निकालेंगे। और मोलर मास जब आपको पता लग जाएगा तो अननोन एलिमेंट भी पता लग जाएगा और आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पता लग जाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपकी कॉपी के ऊपर जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें आप सॉल्व करें इस प्रोसीजर को यूज करते हुए, और इसको प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, सो डैट कि आप पहले 20 मिनट में प्रैक्टिकल लिखने के काबिल हों। आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।